मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। तो फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन शुरू हो चुका है, यानी कि आपका फेवरेट वो शो जिसको अगर आपने 1 घंटे देख लिया फिर पूरा दिन आपको तमाम खबरों से बार बार उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस 1 घंटे में हम आपको सब कुछ बता देंगे जो आपका जानना बेहद जरूरी है। जी हाँ, कल क्या हुआ, किसने क्या कहा, आज क्या होने वाला है, आज की बड़ी खबरें क्या होंगी, ये सब कुछ 1 घंटे के अंदर फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में हम आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करें। बिल्कुल। तो देखिए, जो गर्मी का मौसम दिल्ली में इस वक्त महसूस हम कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ी सी राहत भरी खबर है, क्योंकि मौसम विभाग ने श्वेता कह दिया है अभी भी आप देख सकते हैं कि बादल छाए हुए हैं और शनिवार तक इसी तरह, यानी कि 2 दिन तक बादल छाए रहेंगे। गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन उसके बाद जबरदस्त गर्मी पड़ने वाली है। वैसे दीपिका, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को होती है जिनके सिर पर छत नहीं होती, और इसी को लेकर के राजनीतिक घमासान रायपुर में मचा हुआ है, जहां बीजेपी बघेल सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रही है। देखिए रिपोर्ट में खबर। छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ चुनाव से पहले बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। पीएम आवास योजना को लेकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। मोर आवास मोर अधिकार को लेकर विधानसभा का घेराव करने के लिए हजारों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ विधानसभा का घेराव करने जा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से जबरदस्त बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन भीड़ आगे बढ़ती देख पुलिस ने बल प्रयोग शुरू कर दिया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और पानी की बौछार से भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की। बावजूद इसके प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। आखिरकार बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बीजेपी का आरोप है कि छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना के तहत 16 लाख घर बनने थे, लेकिन भूपेश बघेल सरकार ने फंड रोक दिया, जिसके चलते गरीब घरों से वंचित रहे। तो गरीबों को मिलने वाला जो घर है उसको लेकर ये सियासी घमासान मचा हुआ है, और जैसे जैसे सूरज की तपिश बढ़ रही है वैसे वैसे राजनीतिक तापमान में भी इजाफा हो रहा है। जी हाँ, देखिए, सूरज का तापमान बढ़ने से परेशानियां तो काफी ज्यादा हो रही है, क्योंकि जयपुर में पावर ग्रिड में भयानक आग लग गई, और ये आग इतनी ज्यादा भयानक थी कि 2 किलोमीटर तक धधकती हुई नजर आई। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भीषण आग लगी। देखते ही देखते आग बड़े इलाके तक फैल गई और दूर से ही आग की लपटें नजर आने लगी। अग्निकांड अजमेर रोड पर बने हीरापुरा पावर ग्रिड में हुआ। पावर ग्रिड की बाउंड्री वॉल के अंदर आग लगी और चंद पलों में ही तेज लपटें नजर आने लगी। आग पावर ग्रिड के बड़े इलाके में फैल गई। तस्वीरों में आप आग की लपटें देख सकते हैं। दूर से ही आग का तांडव साफ साफ नजर आ रहा है। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 4 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया, लेकिन आग बड़े इलाके में थी और तेज धधक रही थी, जिसके बाद 6 और दमकल गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया। करीब 2 किलोमीटर के दायरे में फैली आग को काबू करने में दमकल के भी पसीने छूट गए। देर रात तक आग जगह जगह धधकती हुई नजर आती रही। आग के पावर ग्रिड के अंदर फैलने का खतरा भी लगातार बना हुआ था। यदि आग पावर ग्रिड तक पहुंचती तो बड़ा नुकसान हो सकता था और शहर अंधेरे में डूब सकता था। करीब 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम आग पर काबू पाने में सफल हुई। तो पावर ग्रिड कंपाउंड में जो आग लगी थी उस पर तो श्वेता काबू पा लिया गया है, लेकिन राजस्थान में शहीद की जो विधवाएं हैं उनकी वजह से जो राजनीतिक गर्माहट बढ़ी हुई है उसकी आंच अंदर तक पहुंच रही है। अब देखिए, कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ही अपने सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। इसके अलावा जो शहीदों की वीरांगनाएं हैं वो भी सीधे सरकार से टकराने का दम भर रही हैं। गहलोत सरकार अब अपने ही विधायकों के निशाने पर है। राजस्थान कांग्रेस की युवा विधायक दिव्या मदेरणा ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राजस्थान विधानसभा में दिव्या मदेरणा ने सीएम गहलोत और संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल को जमकर खरी खोटी सुनाई। दिव्या ने आरोप लगाया कि उनके क्षेत्र में विकास कार्यों को रोका जा रहा है। दिव्या ने अपनी ही सरकार पर गुर्जर, जाट और मीणा समाज को अपमानित करने का आरोप भी लगाया। This revengeful attitude, क्योंकि मैंने आपके आतंकी की उस उपाधि की और नाते की उस वक्तव्य की निंदा करी, तो वहां पर जेडीसी मेरे ओसिया की 44 सड़कों को रातों रात मना कर देता है। इसी 2 दिन के अंदर ऐसा क्या घटनाक्रम हो गया? तो मैंने पूछा
मैंने पूछा, अर्ज करी बंदे परवर से, मैंने अर्ज करी बंदे परवर से, क्यों सितम ढा रहे हो हम पर? वहीं शहीद रोहिताश लांबा की पत्नी मंजू जाट ने सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शांति धारीवाल हमारे सामने आके बोलते ना तो आपको पता चलता कि नौकरी कैसे जाती है। और बाबा के लिए भी बोल रहे हैं ना कि बाबा आतंकी है। किस बात से आतंकी हुई है? जो गरीबों का, जो बिना का साथ दे रहे थे उनके लिए आतंकी बोल रहे हैं। और हमारे से बयान बदलाने के बोल रहे हैं कि उनको बयान बदला दो, जान चल जाएगी और भलाई मर जाएंगे, बयान नहीं बदलेंगे। तो राजस्थान सरकार शहीदों की वीरांगनाओं की मांगे मानने को बिल्कुल राजी नहीं है और सचिन पायलट के बाद अब दिव्या मदेरणा भी अपनी सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। यानी जो विधानसभा के अंदर की राजनीतिक गर्माहट है वो भी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। और इधर हरियाणा की विधानसभा की बात करें तो वहाँ पर भी बाहर हंगामा होने के पूरे आसार है, क्योंकि जो सरपंच है वो ई टेंडरिंग से को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है और इसीलिए विधानसभा का घेराव करने की स्ट्रैटेजी यहाँ पर सरपंच बना रहे हैं। हालांकि सरपंचों की तरफ से ये बात नहीं बताई गई कि ई टेंडरिंग से आखिर दिक्कत क्या है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सरकार की सरपंचों से बात नहीं बनी। ई टेंडरिंग के विरोध में प्रदर्शन कर रहे सरपंचों को खट्टर सरकार ने साधने की कोशिश की। खुद सीएम खट्टर ने आकर सरपंचों के लिए कई घोषणाएं भी की। पहले सरकार ने सरपंचों को, हमने इसमें थोड़ा उनकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए अभी निर्णय लिया है कि ये 2 लाख की बजाय इस लिमिट को हम 5 लाख रुपया कर रहे हैं और 5 लाख रुपए तक के काम वो कोटेशन के आधार पर करेंगे। 5 लाख से ऊपर के काम सभी ई टेंडरिंग से होंगे। पहले सरकार ने सरपंचों को 2 लाख तक की राशि के काम कोटेशन पर कराने की परमिशन दी थी। अब इस परमिशन को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। सरकार चाहती है कि ज्यादा रकम के काम ई टेंडरिंग से हों ताकि पारदर्शिता बनी रहे, लेकिन सरपंच कह रहे हैं कि उन्हें 50 लाख तक के काम खुद कराने की छूट मिले और ई टेंडरिंग को खत्म किया जाए। हमारी पूरे हरियाणा सरपंच एसोसिएशन ने हर जिले वाइज, हर ब्लॉक वाइज अपना मैसेज स्पष्ट कर दिया है कि हम इस जो सरकार ने जो ये 5 लाख की राशि करी है इसको हम नहीं मान रहे और हम 17 तारीख को पंचकुला पहुंचकर और विधानसभा का घेराव करने का काम करेंगे। सरपंच एसोसिएशन सरकार की बात मानने को राजी नहीं और एक बार फिर से कहा है कि 17 मार्च को विधानसभा का घेराव किया जाएगा और तब तक प्रदर्शन होगा जब तक ई टेंडरिंग को खत्म नहीं कर दिया जाता। तो हरियाणा में सरपंच और सरकार के बीच का जो विवाद है वो फिलहाल यहाँ पर जारी है, थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। इधर हरियाणा और पंजाब के बीच सतलुज के पानी को लेकर ठनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है। इसके अलावा देश में और कौन सी बड़ी खबरें हैं जिस पे पूरे दिन हमारी नजर बनी रहेगी, आपको दिखाते हैं हमारे 2 मिनट के सेगमेंट में। H3N2 के मुद्दे पर आज महाराष्ट्र में बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में मुख्यमंत्री शिंदे के साथ हेल्थ मिनिस्टर शामिल होंगे और H3N2 के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इस बैठक में कई स्वास्थ्य अधिकारी भी शामिल होंगे। बता दें कि फिलहाल मुंबई में H3N2 से संक्रमित 4 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि H1N1 से पीड़ित 28 मरीजों को भी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। हरियाणा और पंजाब के बीच पानी के बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में हरियाणा ने कोर्ट को बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच 2 दौर की मीटिंग हो चुकी है, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला है। अब सुप्रीम कोर्ट को ही इस मुद्दे पर सुनवाई कर हल निकालना होगा। पिछले साल सितंबर में 20 साल पुराना पंजाब और हरियाणा के बीच सतलुज यमुना लिंक यानी SYL मामला फिर गर्मा गया था। धो-धो-कर जलती इमारत की ये तस्वीरें दिल्ली के वजीरपुर इंडस्ट्रियल इलाके की हैं। देखिए आग कितनी भीषण है। इस पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की 9 गाड़ियां मौके पर पहुंची और जमकर पसीना बहाने के बाद इस पर काबू पाया जा सका। बताया जा रहा है कि बुधवार देर रात ये आग तब लगी जब इस बिल्डिंग में कोई नहीं था। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ आग लगी होगी। तू डाल डाल मैं पात पात। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में इन दिनों यही चल रहा है। पिछले 3 दिनों से संसद की कार्यवाही ठप है और इस बार तो पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से हंगामा हो रहा है। आज विपक्ष के नेता संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे और सरकार को घेरने की तैयारी पर चर्चा करेंगे। बता दें कि लंदन में दिए गए राहुल गांधी के बयानों की वजह से सत्ताधारी हमलावर हैं।
मध्य प्रदेश में सियासी गर्मी बढ़ती जा रही है। चुनाव को लेकर बीजेपी ने जमीन पर अभी से रणनीति बनानी शुरू कर दी है। पार्टी एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। वहीं शिवराज सिंह चौहान की मामा वाली छवि का भी फायदा उठाने की बात हो रही है। मतलब ये है कि एक बार फिर बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा मामा यानी शिवराज सिंह चौहान ही होंगे। इधर मध्य प्रदेश बीजेपी तैयार है एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान के चेहरे के साथ ही विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, यानी कि प्रदेश की जनता के मामा एक बार फिर से चुनावी दंगल में बीजेपी को जीत दिलाने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, लेकिन चुनाव तो छत्तीसगढ़ में भी है और यहाँ पर जो मुकाबला है वो मूंछ के बाल वर्सेस सिर के बाल का। जी हाँ, क्योंकि बीजेपी के नेता और कांग्रेस के नेता अपने अपने तरीके से प्रण लेते हुए नजर आ रहे हैं। आप भी देखिए इस खबर को। छत्तीसगढ़ में चुनाव सामने दिख रहे हैं और चुनाव जीतने के दावे भी भरपूर हो रहे हैं। नेताओं की सभाएं हो रही हैं। कांग्रेस और बीजेपी में एक बार फिर सीधे मुकाबले की घोषणाएं हो रही हैं। इन घोषणाओं में दावा जीत का है। दांव पर लगे हैं नेताजी के बाल। किसी के सिर के बाल दांव पर हैं तो किसी की मूंछों का ताव दांव पर है। बीजेपी नेता नंद कुमार सया ने शपथ ली है कि हर हाल में भूपेश बघेल की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और जब तक छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार नहीं बनती, सिर के बाल नहीं कटवाएंगे। भूपेश बघेल की सरकार जब तक नहीं बदलेगा, भूपेश बघेल को जब तक कुर्सी से नहीं पटकेंगे, तब तक इनका बाल नहीं कट पाएगा। इधर कांग्रेस ने भी प्रण लिया है कि सरकार में वापसी तो हर हाल में करेंगे और मंत्री अमरजीत सिंह ने ऐलान किया कि सत्ता में यदि वापसी नहीं हुई तो मूंछ मुड़वा देंगे। उन्होंने जो कहा है कि हम बाल नहीं कटवाएंगे जब तक सरकार नहीं बनेगा, तो हम भी बोलते हैं कि इतना काम हमारा सरकार कर रहा है आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए। हमारे भी अगर सरकार नहीं है तो हम भी मूंछ मुड़वा देंगे। अब बाल नहीं कटवाने की दृढ़ प्रतिज्ञा का मुकाबला मूंछ मुड़वाने वाले प्रण से है। जनता को तय करना है कि मौका लंबे बालों को दिया जाए या मूंछ के ताव पर दांव लगाया जाए। तो देखिए, चुनावी साल में छत्तीसगढ़ के जो नेता है वो नए नए प्रण लेकर के सामने आ रहे हैं जनता के बीच, लेकिन कोशिश बस एक ही है कि जनता को किसी भी तरीके से लुभा सके, इम्प्रेस कर सके। इधर महाराष्ट्र में शिंदे गुट के एक नेता ने भी एक प्रण लिया है। उन्होंने कहा कि औरंगाबाद का नाम तो बदलेगा ही, लेकिन नाम के साथ साथ वहाँ की पहचान भी बदल देंगे। ओवैसी के बहाने औरंगजेब की कब्र को लेकर क्या कुछ वो कह रहे हैं, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में पूरी खबर। नाम बदल गया, छत्रपति संभाजी नगर की अब पहचान बदलने की कोशिश हो रही है। औरंगाबाद का नाम बदलने का बवाल अभी थमा नहीं है और अब औरंगजेब की कब्र को उखाड़कर शिफ्ट करने की बातें हो रही हैं। शिवसेना का शिंदे कैंप असदुद्दीन ओवैसी को औरंगजेब का अनुयायी बता रहा है और कह रहा है कि ओवैसी को औरंगजेब की इबादत करने के लिए महाराष्ट्र आने की जरूरत नहीं, अपने ईष्ट औरंगजेब की कब्र ही हैदराबाद ले जाएं। औरंगजेब का इतिहास आपको पता होगा कि उसने उसके पिताजी को जेल में रखा था, उसको हलाल करके मार दिया और उस सत्ते पे वो काबिज किया था उसने। तो शायद वही धारणा ओवैसी की होगी। तो जिनको अपन गुरु मानते या जिसको भगवान मानते तो वो उनके नजदीक होना चाहिए। इसलिए मैंने ये कहा कि ओवैसी को अगर चाहता है हमारे पास आके माथा टेकता है वो, तो भाई वो कब्र ही लेके जाना। हालांकि छत्रपति संभाजी नगर से कब्र हटाने की बात पर विपक्ष कड़े तेवर दिखा रहा है, पूछ रहा है कि राष्ट्रीय स्मारक पर हल्ला क्यों मच रहा है और आरोप लग रहा है कि वोटों के लिए सैकड़ों साल पहले दफन एक शख्स की कब्र पर बवाल मचाया जा रहा है। औरंगजेब रहमतुल्लाह की जो मज़ार है वो तो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है एएसआई का, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन जारी कर देना कि वो पे नहीं जाना, नहीं जाएंगे ना। मगर इस तरह की भाषा का उपयोग करना कि नहीं उखाड़ के ले जाओ, भगाड़ के ले जाओ, ये शोभा नहीं देता, ये अच्छी बात नहीं है इस तरह की बात करना। हैदराबाद क्यों चुका चाहिए? उनका जो है उनका कैपिटल औरंगाबाद था। उन्होंने जिंदगी के ज्यादा वक्त औरंगाबाद में गुजारे। उन्होंने खुल्दाबाद में अपनी कब्रिस्तान बनाने के लिए कहा था और कहा था कि मेरी कब्रिस्तान बहुत सादी सूदी बनना चाहिए। वो हमेशा जमीन पर सोते थे। वो उन्होंने अपने खजाने से, सरकारी खजाने से अपनी कफन के लिए पैसा नहीं लिया, मना किया था। तो उनकी कब्रिस्तान जहाँ है बहुत अच्छी है। ये जो लोग बोलते हैं वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। इससे राजनीति, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इस पर कोई राजनीति करने की जरूरत नहीं। इधर शिवसेना का शिंदे गुट कह रहा है कि जो शख्स छत्रपति शिवाजी और संभाजी से लड़ता रहा, उन्हें यातनाएं देने की कोशिश में पूरे जीवन जुटा रहा, उसकी महाराष्ट्र में कोई जगह नहीं। तो औरंगजेब की कब्र को लेकर ये सियासी बवाल मचा हुआ है, जिसमें मुस्लिम नेता सीधे सीधे सरकार पर सवाल उठा रहे हैं।
और साथ ही उनका कहना है कि जानबूझकर उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और इधर बात करें मुस्लिमों की मसीहा बनने का दावा करने वाली महबूबा मुफ्ती के कुछ बदले हुए रंगत नजर आ रहे हैं। दरअसल पुंछ में शिवलिंग पर जलाभिषेक करती हुई वो नजर आई और आपको दिखाते हैं कि मंदिर में किस किस भगवान की पूजा अर्चना और दर्शन महबूबा मुफ्ती ने किए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। सियासत क्या न कराए, नेताओं के कैसे कैसे रूप दिखाए। इन तस्वीरों को देखिए, ये जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की तस्वीरें हैं और तस्वीरों में दिख रहा है पुंछ का नवग्रह मंदिर। सिर पर हिजाब बांधे मंदिर के अंदर खड़ी हैं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती। एक एक कर मंदिर में भगवान की सभी प्रतिमाओं के सामने जा रही हैं। शायद सियासत में अच्छे दिन की शुरुआत होने की अर्जी लगा रही हैं। फिर वो पल भी आया जब खुद को मुस्लिमों का मसीहा बताने वाली महबूबा मुफ्ती ने हाथ में जल से भरा लोटा संभाला और पुंछ के नवग्रह मंदिर में महबूबा मुफ्ती ने भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का जलाभिषेक किया। जिनकी सियासत कश्मीर में हिंदुओं का विरोध कर चलती रही, जो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को बसाने की हर पहल का विरोध करते रहे, जो बात बात पर केंद्र सरकार को इस्लाम विरोधी बताते हैं, जो हर शिगुफे में पाकिस्तान का जिक्र छेड़ते हैं, वो आज कश्मीर के मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, भगवान से अच्छे दिनों की कामना कर रहे हैं। ये सियासत के रंग है, ये सियासतदानों के रंग है। तो देखिए, महबूबा मुफ्ती जिस तरीके की कोशिशें यहाँ पर कर रही हैं, उससे तो यही लग रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले अपनी छवि बदलने की कोशिश महबूबा मुफ्ती यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। लेकिन सूफी वोटरों पर तो बीजेपी की भी नजर है, यानी कि उन मुस्लिम वोटरों पर जो कट्टर नहीं। देश भर में सूफी सम्मेलनों की भी शुरुआत हो चुकी है। देखिए, विधानसभा चुनाव होने हैं इस साल कई राज्यों में, इसके अलावा अगले साल लोकसभा चुनाव भी है और इसी को देखते हुए जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको साधने में भी भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। देखिए इस रिपोर्ट में खबर। 2024 का चुनावी बिगुल बजने में करीब एक साल का वक्त बचा है और बीजेपी ने इस बार टारगेट 400 सीटें जीतने का फिक्स किया है। पार्टी ने फोकस मुस्लिमों की तरफ करना शुरू कर दिया है। 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली लोकसभा सीटों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। सूफी सम्मेलनों के जरिए मुस्लिमों को पार्टी से जोड़ने की कोशिश शुरू हो चुकी है। यूपी में सहारनपुर, रामपुर, मेरठ और आजमगढ़ जैसी बड़ी मुस्लिम आबादी वाली सीटों पर पार्टी का फोकस है, तो वहीं बिहार के किशनगंज, अररिया और कटिहार लोकसभा सीट के मुस्लिमों को बीजेपी साथ मिलाने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा ने जो तय किया है अपने कार्यक्रम में कि 60 लोकसभा जो चिन्हित करा गया है, जिसमें 30% से लेके 97% अल्पसंख्यक वर्ग का जो सबसे बड़ा समुदाय मुस्लिम वर्ग है, उसमें आउटरीच कार्यक्रम करेंगे। बीजेपी ने टारगेट अचीव करने के लिए 150 नॉन पॉलिटिकल लोगों की एक टीम बनाई है जो मुस्लिमों के बीच जाएगी और मोदी सरकार के कामों को मुस्लिमों तक पहुंचाएगी। इसका वोट बैंक में इस्तेमाल किया कांग्रेस ने, समाजवादी ने, बहुजन समाजवादी पार्टी ने, लेकिन कुछ दिया नहीं, न शिक्षा दिया, न रोजगार दिया, न व्यापार दिया, न आर्थिक मदद की। इसलिए प्रधानमंत्री जी की सोच को हम आगे लेकर जा रहे हैं, उनको साथ जोड़कर उनको विकास के रास्ते पर लेकर जा रहे हैं और हमारी सोच भी है भारतीय जनता पार्टी की। एक साल तक बीजेपी के सूफी सम्मेलन और दूसरे मुस्लिम कार्यक्रम देश भर में होंगे। उन 60 सीटों पर ज्यादा फोकस रहेगा जहां मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। तो भारत में बीजेपी अपनी छवि बदलने की देखिए कोशिश करिए, खासतौर पर चुनाव क्योंकि सामने है, इसको लेकर के भी, ताकि जो कट्टर हिंदू वाली छवि है भारतीय जनता पार्टी की, उसे बदला जा सके। और इसीलिए मुस्लिमों के ऊपर राजनीति करने वाले भी परेशान है बीजेपी के इस कदम को लेकर। जी हाँ, और पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर भी इमरान खान के जो समर्थक हैं वो जम करके बवाल कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान की गिरफ्तारी होनी है। और इसको लेकर के पेरिस की भी बात करें तो वहां पर भी पेंशन को लेकर के जबरदस्त प्रदर्शन जनता वहां की कर रही है, कर्मचारी वहां के कर रहे हैं। और क्या कुछ चल रहा है दुनिया में, 2 मिनट में आपको दिखाते हैं। यूक्रेन नहीं, ये इटली की तस्वीरें हैं। देखिए कैसे ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं। हिंसक झड़प का ये वीडियो नेपल्स का है, जहां फुटबॉल फैंस के बीच शुरू हुई लड़ाई हिंसक हो गई। दोनों तरफ से जमकर फायरिंग की गई, बस पर हमले किए गए, कारों को निशाना बनाया गया, उसमें आग लगा दी गई। 2 गुटों के बीच हुई चाकूबाजी में 2 जर्मन फैंस घायल हो गए। हिंसक भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। तुर्की में विनाशकारी भूकंप के बाद अब बाढ़ का कहर जारी है, जिसमें अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि तुर्की में बाढ़ ने किस कदर तबाही मचाई है।
सड़कों पर पानी का सैलाब उमड़ आया है। हालत यह है कि पुल के ऊपर से पानी बह रहा है और पानी के इस तेज बहाव में सामान के साथ साथ सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां भी बही जा रही हैं या फिर डूबी नजर आ रही हैं। पाकिस्तान में अब गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। वहां पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर पाकिस्तान पुलिस और इमरान समर्थक आमने सामने हैं। पुलिस ने इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो उनके समर्थकों और पुलिस में हिंसक झड़प हो गई। हालांकि कई घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर सकी। उधर लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान को बड़ी राहत मिली है। फ्रांस में नई पेंशन योजना के खिलाफ एक बार फिर देश भर में जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। राजधानी पेरिस का बुरा हाल है। वहाँ पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई है। हजारों की तादाद में लोग सड़क पर उतर गए हैं और सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं। लोगों की नाराजगी इस बात पर है कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 साल कर दिया है। अमेरिका में बर्फीले तूफान ने भारी तबाही मचाई है, जिससे हजारों घरों की बिजली गुल होने से अंधेरा हो गया है। तूफान को देखते हुए स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इसके चलते करीब 4000 उड़ानों को भी रद्द कर दिया गया है। बताया जाता है कि बर्फीला तूफान अमेरिका के उत्तर पूर्व में आया है, जिसने भारी तबाही मचाई है। जानकारी के मुताबिक बर्फीले तूफान से न्यू इंग्लैंड, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया और उत्तरी न्यू जर्सी में भारी तबाही हुई है। और भारत राष्ट्रीय समिति की जो नेता हैं के कविता, अब उन्हें गिरफ्तारी का डर सता रहा है और इस गिरफ्तारी से बचने के लिए के कविता सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हुई नजर आ रही है। लेकिन राहत मिलती दिखाई नहीं पड़ती उनको, क्योंकि आज फिर उनसे पूछताछ होने वाली है और ऐसे में आशंका ये भी है कि आज उन्हें अरेस्ट भी किया जा सकता है। शराब नीति घोटाले को लेकर क्या है पूरा अपडेट, आपको इस रिपोर्ट में बता देते हैं। दिल्ली शराब नीति केस में आज ईडी की टीम के कविता से फिर से पूछताछ करेगी। के कविता को सुबह 11 बजे ईडी ऑफिस बुलाया गया है। आज के कविता के सीए बुची बाबू से ईडी की टीम ने लंबी पूछताछ की। करीब 10 घंटे तक के कविता के करीबी से ईडी की टीम पूछताछ करती रही। ईडी ने 11 मार्च को के कविता से पूछताछ की थी। 11 मार्च को करीब 9 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की थी। आप नेता मनीष सिसोदिया इस केस में ईडी कस्टडी में हैं। के कविता को दिल्ली शराब घोटाले में अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा है और गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट में के कविता ने याचिका दायर की है, जिसमें गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई है। दिल्ली शराब नीति में इंडो स्पिरिट नाम की जिस कंपनी को लाइसेंस दिया गया, उससे के कविता के तार जुड़े हैं, इसलिए के कविता ईडी के रडार पर हैं। वहीं ईडी की कार्रवाई के खिलाफ हैदराबाद में पोस्टर युद्ध छिड़ गया है। हैदराबाद में बीजेपी महामंत्री बीएल संतोष के पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें संतोष को वांटेड और क्रिमिनल बताया गया है। तो दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर घमासान जारी है। के कविता आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है, मीडिया के सामने अपनी बात को रखेंगे। इसके अलावा विपक्ष भी ईडी की कार्रवाई को लेकर संसद के अंदर आवाज बुलंद कर रहा है। जी हाँ, और इधर मध्य प्रदेश में बात करें तो यहाँ पर घमासान मचा हुआ है उर्दू शब्द को लेकर। दरअसल बीजेपी ने इंडियन पीनल कोड से उर्दू शब्द हटाने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि ऐसे शब्दों का क्या इस्तेमाल करना, क्या जरूरत है जो शब्द समझ में नहीं आए। लेकिन कांग्रेस पार्टी दूसरी तरफ उर्दू शब्दों से प्रेम जता रही है। पूरी खबर है क्या, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश से बीजेपी विधायक ने एक ऐसी मांग कर डाली है, जिससे प्रदेश में सियासी घमासान खड़ा हो गया है। मंदसौर विधायक यशपाल सिसोदिया विधानसभा में एक अशासकीय संकल्प लेकर आए, जिसमें उर्दू के शब्दों को आईपीसी से हटाने की मांग की गई है। सिसोदिया का तर्क है कि उर्दू शब्द लोगों को समझ नहीं आते, लिहाजा इसे आईपीसी से हटा देना चाहिए। मुझे उर्दू से कोई दिक्कत नहीं है। उर्दू भाषा का चलन चले, अच्छे से चले और ज्यादा बढ़े। संस्कृत है, उर्दू है, अंग्रेजी है, हिंदी है, तमिल है, तेलुगु है, सारी भाषाओं से मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन 1896 में जब भारतीय दंड संहिता बनी तब ब्रिटिश हुकूमत हुआ करती थी और भारतीय दंड संहिता कोई आज की नहीं है। अब 125-27 साल पुराना जो शब्दों का जो शब्दावली है, सिर्फ हमारा इतना कहना है कि जो समझ जाते हैं कोर्ट न्यायालय के माध्यम से और थानों के माध्यम से, कोतवाली के माध्यम से, उसमें जिस शब्दों को भेजा जाता है, जो शब्द के प्रारूप होते हैं, वो न तो भेजने वालों को पता कि इन शब्दों का अर्थ क्या है, और जो उसको नोटिस इशू हो रहे हैं, जिसको समझ जा रहे हैं, उसको भी पता नहीं होता है कि ये शब्दों का अर्थ क्या है। तो मैं हिंदी की शब्दकोश में उसको कन्वर्ट करने का, परिवर्तित करने की मैंने अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया मध्य प्रदेश की विधानसभा में। यशपाल सिंह सिसोदिया के मुताबिक उर्दू शब्दों को हिंदी में बदल देने से लोगों को समझने में मदद मिलेगी।
अब अदालत शब्द है तो हिंदी में न्यायालय होगा, प्रणाम है तो विरुद्ध है, वल्द है तो पिता है, साकिन है तो पता है, इल्जाम है तो आरोप है, जुल्म है तो क्रूरता है, हुक्म है तो आदेश है, पेश है तो उपस्थित है, दरख्वास्त है तो अर्जी है, मुलाहिजा है तो देखभाल है, जख्मी है तो घायल है, शख्स है तो व्यक्ति है, मेहरबानी है तो दया है, पूछते हैं तो पीछे की ओर है, मुनासिब है ठीक समझना है, कैफियत है तो कारण पूछना है, दस्तखत है हस्ताक्षर है। ये वो शब्द हैं जो भारतीय दंड संहिता के उन प्रारूप के अंदर समाविष्ट है। अगर इन शब्दों की जगह सरलीकरण हो जाए और हिंदी शब्दकोश में अगर परिवर्तित हो जाए तो मैं समझता हूं कि शब्दों को बोलचाल की भाषा में, शब्दों को प्राप्त करने की भाषा में जो सूचनाएं पत्र जा रहे हैं, जो नोटिस जा रहे हैं, उसको आदमी समझ पाएगा। कांग्रेस ने बीजेपी विधायक की इस मांग को आड़े हाथों लिया है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी कभी भी काम के संकल्प नहीं लाती है, कभी ये संकल्प लाती कि कैसे महिलाओं को हम सुरक्षा दे पाए, इसके लिए संकल्प लें तो मुझे लगता ज्यादा बेहतर होता। बेरोजगारी के खिलाफ कोई संकल्प लाते बेहतर होता। किसान की अभी फसलें खराब है और फिर पानी ओला फिर आ रहा है, इसके ऊपर संकल्प लेते कि सबसे पहले सब काम छोड़ के किसानों के लिए करें। कानून क्राइम आईपीसी से उर्दू के शब्द हटाने से क्या कानून व्यवस्था सुधर जाएगी? लैंड फॉर जॉब घोटाले में फंसे लालू परिवार पर एक और गंभीर आरोप लगे हैं। बिल्डर ने एक गंभीर आरोप लालू के परिवार पर लगाया है। दरअसल बिल्डर का ये आरोप है कि लालू प्रसाद यादव का भतीजा नागेंद्र राय उनसे 2 करोड़ की रंगदारी मांग रहा है और ये जो पूरा का पूरा मामला है वो जमीन से जुड़ा हुआ है। क्या है ये पूरा विवाद, देखिए इस रिपोर्ट में। पटना के एक बिल्डर ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के भतीजे नागेंद्र राय पर 2 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। बता दें कि राजधानी पटना के दानापुर थाना क्षेत्र के सगुना मोड़ के पास 11 मार्च को गोलीबारी की घटना हुई थी। बिल्डर नितिन ने आरोप लगाया कि पटना के सगुना मोड़ पर 11 मार्च को वो अपनी जमीन की नपाई करा रहे थे। इस दौरान लालू यादव के भतीजे नागेंद्र राय अपने गुर्गों के साथ हथियार लेकर पहुंच गए और 2 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग करने लगे। इस दौरान फायरिंग भी की गई, जिसे बिल्डर ने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। अब तो ये स्थिति है कि पुलिस जरा भी मदद नहीं कर रही है, उल्टा मेरे पे ही 5 लाख रुपए रंगदारी का केस कर दिया गया है और मेरा केस 112 पे मैंने कॉल किया, उसको वैल्यू नहीं दे रहे थाना इंचार्ज। वो कहते हैं कि नागेंद्र राय पहले आके एफआईआर दर्ज करा लिया, उनका एफआईआर पहले हुआ, मेरा एफआईआर बाद में हुआ है। पुलिस से मुझे जरा भी उम्मीद नहीं है। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मतलब एसएसपी साहब खुद इस पे देखें और ध्यान दें और मुझे न्याय दें, मेरे जान को भी खतरा है। इस आरोप पर नागेंद्र राय ने बताया कि वो आरोप लगाने वाले बिल्डर को नहीं जानते। नागेंद्र राय के मुताबिक बिल्डर जिस जमीन को अपनी बता रहे हैं वो उनकी जमीन है और उसके कागजात भी उनके पास हैं। वहीं इस मामले में पुलिस कुछ भी बोलने से बच रही है। जहाँ तक बिल्डर का बात है, उस बिल्डर को मैं जानता ही नहीं हूँ, पहचानता भी नहीं हूँ और वह हमारे ऊपर जो आरोप लगा रहा है वो बिल्कुल ही निराधार लगा रहा है। वो खुद ही गुंडा क्रिमिनल है जो हमारे जमीन को हड़पने के लिए ये तरह तरह का जो है षड्यंत्र ये लोग कर रहा है। तो दरअसल जो पूरा का पूरा बवाल है वो इसी बात को लेकर के है कि जो फायरिंग का वीडियो है 11 मार्च का, उसमें जो शख्स फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है उसे बताया जा रहा है कि वो लालू यादव का जो भतीजा है नागेंद्र राय, उसके लिए काम करता है। जी हाँ, और ये तमाम चीजें वायरल भी हो रही हैं और देश में क्या कुछ वायरल हो रहा है, कहां पर कौन ट्रेंड कर रहा है, ये आपको 2 मिनट में दिखाते हैं देसी वायरल सेगमेंट में। महिला रो रही है, चिल्ला रही है और पूछ रही है कि जब टिकट दिखा दिया तो क्यों परेशान कर रहे हो। ये सवाल किसी गुंडे मवाली से नहीं बल्कि टीटीई से है। मामला बेंगलुरु के कृष्णराजपुरम स्टेशन का है। तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो का असर भी अब सामने आ चुका है। रेलवे ने इस घटना की जांच होने तक आरोपी टीटीई को निलंबित कर दिया है। टीटीई के खिलाफ ये कार्रवाई इस वायरल वीडियो की वजह से हुई है, जिसे एक यूजर ने ट्विटर पर साझा किया है। मस्ती वाला ये वीडियो राजस्थान के अलवर का है। 3 लड़कियों का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस वीडियो को तेजी से लाइक और शेयर किया जा रहा है। देखिए, इसमें 3 लड़कियां हैं और वीडियो में वो अपने परिचय के साथ अलवर शहर के फाउंटेन सर्कल को भी दिखा रही हैं। सबसे आगे नजर आ रही युवती बाकी 2 का परिचय दे रही है। कह रही है कि ये मैं हूँ, ये प्रिया है, ये पूनम है और ये हमारे अलवर को खुआरो है। मनोरंजन के लिए मूड की जरूरत होती है, माहौल तो खुद ब खुद बन जाता है। अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो को ही देख लीजिए। यहाँ एक शख्स साकी साकी गाने पर जबरदस्त डांस करता हुआ नजर आ रहा है। लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। आप भी देखें चाचा के डांस का ये वायरल वीडियो। कैसे इन्होंने साकी साकी गाने पर जमकर कमर लचकाई है और नोरा फतेही को भी टक्कर दे डाली है।
और अब बात दिहाड़ी मजदूरों के दर्द की। दुर्घटनाएं होती हैं और बात आई गई हो जाती है, लेकिन इस वीडियो की वजह से फिर चर्चा तेज हो गई है। दरअसल एक ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार ने ट्विटर पर कुछ मजदूरों का इमारत पर काम करते हुए वीडियो पोस्ट किया और लिखा, भारतीय कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बहुत ही बहादुर होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें एक यूनियन की जरूरत है ताकि वे साइट पर अपने लिए सुरक्षा की मांग कर सकें। इस वीडियो को देखकर हैरानी तो होती है, लेकिन हंसी भी आती है। सीवर मैनहोल का ढक्कन चुराने की कोशिश का ये वीडियो आप देख सकते हैं। एक शख्स बाइक पर बैठा है जबकि दूसरा जान पर खेलकर ढक्कन को चुराने की कोशिश करता है। जैसे ही वो ढक्कन को निकालकर हाथ में उठाता है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। ज्यादा वजन के कारण शख्स चक्कर खाकर गिर पड़ता है और हाथ से ढक्कन छूटकर दूसरी तरफ जा गिरता है। शख्स की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। और अगली खबर महाराष्ट्र से है, जहां पर जो प्याज किसान हैं वो पैदल मार्च कर रहे हैं और नासिक से मुंबई का ये सफर किसान तय कर रहे हैं। अपनी नाराजगी को लेकर के प्रदर्शन जाहिर कर रहे हैं और दूसरी तरफ हजारों की संख्या में किसानों को मुंबई की तरफ आता देख सरकार ने किसानों की सूध ली है। और इसीलिए जो सरकार के प्रतिनिधि हैं आज सीएम और डिप्टी सीएम इन किसानों से मुलाकात करेंगे। इन किसानों की मांग पर कुछ राहत का ऐलान भी किया जा सकता है। चलिए आपको ये बताते हैं कि इन किसानों की मांगे क्या है और सरकार क्या राहत इन प्याज किसानों को दे सकती है इस रिपोर्ट में। सरकार किसान विरोधी सरकार महाराष्ट्र में बैठी हुई है। नासिक से मुंबई की दूरी नापने जब किसान निकले, जब हजारों किसानों के काफिले ने हाईवे का रुख किया, जब फर्राटा भरती बड़ी बड़ी कार वालों को मुंबई पहुंचने में परेशानी पेश आई, तब किसानों की तरफ सरकार ने रुख किया। नंगे पांव भूखे प्यासे चल रहे किसान माया नगरी पहुंचकर परेशानी खड़ी न कर दें, माया नगरी के चकाचौंध फीकी न कर दें, इसलिए सरकार ने अपने 2 मंत्रियों को किसानों से बात करने शाहपुरा भेज दिया। दादा भूसे और अतुल सावे महाराष्ट्र सरकार की तरफ से किसानों से बात करने पहुंचे और किसान नेताओं से उनकी मांगों को जानने की पहली बार कोशिश की गई। किसानों की मांग है कि प्याज की कीमत 2000 रुपए प्रति क्विंटल कर दी जाए। वर्तमान में प्याज किसानों को 600 रुपए प्रति क्विंटल की राहत राशि दी जाए, लेकिन फिलहाल सरकार उनकी इस मांग पर पूरी तरह तैयार नहीं। मंत्रियों ने मुलाकात जरूर की, लेकिन प्याज पर फिलहाल 300 रुपए प्रति क्विंटल देने को ही राजी हुए। पर 2 दिन के इस बजट के समय में राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने और माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने इस प्याज को 300 रुपए का अनुदान देने का कबूल किया है। किसानों की मांगे पूरी करने के लिए अब कल सीएम और डिप्टी सीएम किसानों से मिलने पहुंचेंगे। उम्मीद है कि बर्बाद हो रहे प्याज किसानों को कल कुछ राहत जरूर देंगे। कल राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब और राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब इनकी उपस्थिति में 3 बजे उनके साथ दोबारा एक मीटिंग होगी। फिलहाल किसानों का काफिला मुंबई से कुछ दूर रुका हुआ है, लेकिन किसानों की अनदेखी नहीं रुकी तो ये काफिला आगे बढ़ेगा और न जाने कितने शहरों की चकाचौंध को रौंद कर हक मांगने पहुंचेगा। इधर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से लव जिहाद का एक मामला सामने आया है, जहां गुजरात के एक मुस्लिम युवक ने राजू मिश्रा अपना नाम बताया, एक लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसके बाद उसका रेप किया। हालांकि युवती ये कह रही है, आरोप लगा रही कि यूपी पुलिस भी उसकी गुहार नहीं सुन रही है। हालांकि हिंदूवादी संगठन के कुछ लोग इस युवती के समर्थन में आए हैं और पुलिस पर दबाव बनाया जा रहा है। पुलिस को अल्टीमेटम दे दिया गया है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर कार्रवाई करे। सोशल मीडिया से दोस्ती हुई, प्यार हुआ, इकरार हुआ। फेसबुक पर राजू मिश्रा नाम देख हिंदू युवती को शक भी नहीं हुआ। असली नाम पूछा तो राजू मिश्रा ने सूरज मिश्रा बता दिया और पहचान के तौर पर फर्जी आधार कार्ड भी दिखा दिया। यूपी के फतेहपुर की युवती ने भरोसा किया और प्यार को अंजाम तक पहुंचाने का वायदा भी कर दिया। सोशल मीडिया पर दोस्ती और प्यार के बाद दोनों कई बार मिले। मुलाकातों का सिलसिला चल पड़ा। अब तक जो राजू मिश्रा था उसने अपना असली रंग दिखाया, युवती से रेप किया और वीडियो बना लिया। तब युवती को पता चला कि जिसे वो राजू मिश्रा मान बैठी थी वो असलियत में राशिद खान निकला। राशिद खान लड़का है, उसकी मेरी सोशल मीडिया द्वारा मुलाकात हुई थी, जिससे कि वो और हम अच्छे दोस्त बन गए। जब उसकी मेरी मुलाकात हुई थी तो मेरी उस वक्त 17 वर्ष थी। उसके बाद वो मुझे घुमाने लगा, फिर अपने घर ले गया। एक दिन घर ले जाने के बाद कोल्ड ड्रिंक में कोई दवा डाला जिससे मुझे होश नहीं था। राशिद खान ने युवती को गुजरात ले जाकर उसका धर्म परिवर्तन कराया। किसी को बताने पर युवती का वीडियो वायरल करने की धमकी दी।
युवती का नाम बदलकर माही खान रख दिया और उससे धीरे धीरे कर 5 लाख रुपए भी ऐंठ लिए। वीडियो का डर दिखाकर युवती से निकाह कर लिया, उसे गर्भवती किया और फिर अबॉर्शन भी करा दिया। उन लोगों ने समझौता करवाकर मेरे को उसके साथ गुजरात भेज दिए। वहाँ पे मैं 3 माह पूर्व प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने के बाद मैंने उसको शादी का दबाव बनाया, शादी के लिए बोला, तो जबरदस्ती मुझे धर्म परिवर्तन करवाया। बोला कोर्ट मैरिज नहीं कर सकते, आप पहले निकाह कबूल करो, धर्म परिवर्तन करो, हमारे पक्ष में आओ तब शादी होगी। फिर मेरी तो मजबूरी थी, मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। उस वक्त मेरे को जान से मारने की धमकी भी दिए थे, तो मैं इस्लाम धर्म कबूल की। कबूल करने के बाद इसने मेरा 3 महीने का बच्चा गर्भपात करवा करके निकाह के 10 से 15 दिन रह करके सूरत में मुझे अकेला छोड़कर भाग गया। युवती ने पुलिस से शिकायत करने की कोशिश की तो उसे डांट फटकार कर भगा दिया गया। जब पुलिस ने नहीं सुनी तो युवती ने हिंदूवादी नेताओं से गुहार लगाई। अब महंत गणेश दास युवती के समर्थन में आए हैं और पुलिस को कार्रवाई करने का अल्टीमेटम दे दिया है। डर की वजह से मैं चुप होकर उसके साथ रहने लगी। फिर उसने कुछ समय बीतने के बाद मेरे से पैसे की मांग की। मेरे को बोला मुझे 4 व्हीलर लेना है, गाड़ियों के लिए पैसे की मांग की 4 लाख की। तो मैंने उसको बोला भी कि मैं कहाँ से लाऊंगी, तो मेरे को फिर वही फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दी। फिर मैं मेरे पापा जी का पैसा बिना बताए घर से 4 लाख उठा ले जाकर उसको दे दी। तो फतेहपुर में जिस यूपी पुलिस पर युवती आरोप लगा रही है कि केस दर्ज यूपी पुलिस नहीं कर रही, तो वहीं मुजफ्फरनगर के बदमाश को यही यूपी पुलिस का डर काफी ज्यादा सता रहा है। मुजफ्फरनगर का ये बदमाश अपने परिवार के साथ हाथों में तख्ती लेकर के पहुंचा, जिस पर लिखा हुआ था कि मुझे बख्श दो। दरअसल इस बदमाश को एनकाउंटर का डर था। खबर देखिए आप। योगी सरकार में अपराधी किस कदर खौफ में हैं, इसकी बानगी देखने को मिली मुजफ्फरनगर में। मुठभेड़ में फरार लुटेरा हाथों में तख्ती लेकर परिजनों के साथ मंसूरपुर थाने में सरेंडर करने जा पहुंचा। तख्ती पर बाकायदा लिखा हुआ था कि योगी जी माफ करना, गलती हमारे से हो गई। ये अंकुर लड़का है हमारे गांव का, ये लूट में शामिल था। इसी वजह से हम यहाँ थाना मंसूरपुर में लेकर आए इसे कि बच्चा है, गलती होगी इस पर और आगे भविष्य में ऐसी गलती ना करें। तो इसी वजह से थाने में कोतवाल साहब के सामने लेकर आए इसे यहाँ सरेंडर कराने के लिए, यहाँ थाने में सरेंडर करा दिया। दरअसल पूरा मामला जिला मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र का है, जहां देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच दूधा हेड़ी के जंगलों में मुठभेड़ हुई थी। इस दौरान गोली लगने से घायल हुए बदमाश अजय और उसके दूसरे साथी वंश को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि एक बदमाश जंगलों के रास्ते फरार हो गया था। फरार होने वाला बदमाश कोई और नहीं बल्कि तख्ती लेकर थाने पहुंचा अंकुर उर्फ राजा था, जिसे भविष्य में अपने एनकाउंटर का डर सता रहा था। तो मुजफ्फरनगर पुलिस का खौफ ऐसा है कि बदमाश खुद ही आकर के सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि उनका डर है, उनको इस बात का डर है कि जेल में कम से कम उनकी जान तो बची रहेगी, बाहर जाने कब उनका एनकाउंटर हो जाए। तो ये है यूपी पुलिस का डर उत्तर प्रदेश में। लेकिन बात करें ब्राजील की, तो यहाँ पर एक चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया, जिसका वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है, क्योंकि वो सुरंग में चोरी करने गया था और सुरंग में ही फंस गया। और क्या कुछ वायरल हो रहा है दुनिया में, 2 मिनट में आपको दिखाते हैं। बुरे काम का बुरा नतीजा, यकीन नहीं होता तो देख लीजिए। वीडियो ब्राजील का है, जहां एक चोर ने किराने की एक दुकान में चोरी करने के लिए सुरंग खोदी। वो उसमें घुस भी गया, लेकिन निकलने से पहले फंस गया। और फिर क्या हुआ ये आप खुद देख सकते हैं। चोर सुरंग में फंसा है और दुकानदार उसे डंडों से पीट रहे हैं। अब ना तो वो निकल ही पा रहा है, ना ही खुद को बचा ही पा रहा है, बस चीख रहा है। जाना था जापान, पहुंच गया चीन। अगर इस कहावत को आप नहीं समझते हैं तो इस वीडियो को देख लीजिए। बड़ा सा ये पत्थर ट्रक पर लोड करना था, क्रेन से उसे उठा भी लिया गया, लेकिन बैलेंस क्या बिगड़ा, पूरा खेल ही खराब हो गया, सारी मेहनत बेकार चली गई। ऊपर से ट्रक भी पत्थर के साथ ही दूसरी तरफ खाई में चला गया। 30 सेकंड का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। तो खूबसूरत सुबह और उसके बाद एक खूबसूरत दिन आपका इंतजार कर रहा है, और खबरों से तो हमने आपको अपडेट कर ही दिया है। और प्लीज अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि मौसम बदल रहा है। ऐसे में आपकी सेहत ना बदल जाए, आप फिट रहिए, सुरक्षित रहे और देखते रहिए फिट इंडिया।